बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खबर एकदम कंफर्म है कि सीरिया के अलेप्पो के बाद एक इंपॉर्टेंट सिटी हामा पर भी रेबेलियंस का कब्जा हो चुका है। बशर अल असद यानी सीरियन आर्मी वहां से फरार हो चुकी है। हालांकि रशिया और सीरिया दोनों ही ने मिलकर भयंकर तरीके की बमबारी की, इनको बड़े लेवल के नुकसान पहुंचाए। इसके बावजूद भी चैलेंज देकर हामा सिटी पर रेबेलियन ग्रुप्स ने कब्जा कर लिया है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने एडवांस लेवल के उनको हथियार वगैरह प्रोवाइड कराए गए हैं, ड्रोन्स वगैरह तमाम तरीके की रिपोर्ट में आपने देखे। इसके अलावा किस तरीके की उनको स्ट्रैटेजिक ट्रेनिंग मिली है, इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हो कि वो आगे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। उधर रशिया ने भी एक साइलेंट मैसेज दिया है कि सीरिया हाथ से धीरे धीरे निकलता जा रहा है। रशिया ने सीरिया के अंदर तैनात अपने नेवल एसेट्स जो सीरिया के तारतूस सिटी के अंदर मौजूद थे, उनको धीरे धीरे वहां से फरार करवाना शुरू कर दिया है। इस वीडियो में भी रोज की तरह काफी कुछ मौजूद है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप तमाम लोगों से यही गुजारिश कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। उधर हयात तहरीर अल शाम का कमांडर जिंदा है और अलेप्पो भी पहुंच चुका है। एक वीडियो रिलीज हुई है जिसमें देखा गया है कि वो अपने सपोर्टर्स और अपने सैनिकों के साथ अलेप्पो में एंटर कर चुका है। और अलेप्पो में एंटर करते ही उसने इराक के प्राइम मिनिस्टर को वार्निंग दी है कि तुम्हारे देश से जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं जो सीरिया में हमारे खिलाफ लड़ने आ रहे हैं, उनको रोक लो, वरना हो सकता है ये जंग इराक के खिलाफ भी हो जाए, क्योंकि इराक भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा ना। लेकिन उधर इराकी पार्लियामेंट ने इराक के प्राइम मिनिस्टर को ऑथोराइज कर दिया है कि तुम अगर चाहो तो सीरिया की मदद के लिए, यानी बशर अल असद की सरकार की मदद के लिए तुम इस जंग में उतर सकते हो इन ग्रुप्स के खिलाफ। अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं सीरिया के बारे में, जो सोशल मीडिया और मीडिया चैनल्स पर बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रहा है। बशर अल असद के जो वालिद साहब थे, हाफिज अल असद, उन्होंने 1982 में इसी हामा सिटी के अंदर हजारों सिविलियंस का कत्लेआम करवाया था सत्ता पाने के लिए, क्योंकि सत्ता जो उन्होंने हासिल की है वो भी तो बगावत करके ही की थी। और तब से अब तक ये सिविल वॉर का सिलसिला सीरिया के अंदर चलता आ रहा है। बशर अल असद की जो सरकार अभी भी टिकी हुई है सीरिया के अंदर, वो ईरान, रशिया और ईरान के प्रॉक्सीज के दम पर टिकी हुई है। उधर जो ओपोजिशन में यानी रेबेलियन ग्रुप्स है, उनके बारे में भी ऐसी ऐसी बातें सामने निकल कर आई हैं जिन्होंने कम से कम मेरे दिमाग को तो भाई हिलाकर रख दिया। सीरिया के अंदर छोटे से लेकर बहुत सारे बड़े रेबेलियन ग्रुप्स, ये इन तमाम ने मिलकर एक कोalition बनाया है, जिनमें सबसे बड़ा नाम है HTS, हयात तहरीर अल शाम, जिसको तुर्की का सपोर्ट हासिल है। इसके अलावा एक खबर ये भी चल रही है, क्योंकि तालिबान के फ्लैग्स भी वहां देखे गए हैं, तो दावा ये किया जा रहा है कि अल कायदा या फिर तालिबान एफिलिएटेड कोई ग्रुप वहां पर एक्टिव है जो हयात तहरीर अल शाम के साथ है, जिनको ऑफकोर्स तालिबान और कई सारे मुस्लिम देशों का सपोर्ट हासिल है। और इनके अलावा ISIS, जिसको अमेरिका और इजराइल का खुला सपोर्ट हासिल है। इन सब ने मिलकर एक टेम्परेरी कोalition बनाया है ताकि ये असद की गवर्नमेंट को उखाड़ कर बाहर फेंक दे। और एक मजे की बात ये है कि इन तमाम का कहना है कि हम सीरिया के अंदर शरिया कानून लागू करेंगे, इस डेमोक्रेसी यानी लिबरलिज्म को हटाकर। और इनको सपोर्ट कौन कर रहा है? अमेरिका और इजराइल जैसे देश, जो अफगानिस्तान और ईरान के ऊपर जो शरिया कानून लगे हुए हैं उन पर भोगते फिरते हैं। तो देख रहे हो ना भाई साहब, सत्ता, पैसा और पावर का नशा, ये किसी को भी किसी का दुश्मन बना सकती है और किसी को भी किसी का दोस्त बना सकती है। अमेरिका तो वैसे ही कहता है वी डू नॉट हैव एनी परमानेंट फ्रेंड और एनिमी। लेकिन सबसे बड़ा फैक्ट ये है, जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर असद की सरकार को इन सब ने मिलकर गिरा भी दिया, सीरिया पे कब्जा कर भी लिया, तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये एक दूसरे को ही नोच नोच कर खाने लगेंगे। एक एग्जांपल दूं, अभी मैंने एक रिपोर्ट में आपको बताया था कि अलेप्पो के एक हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट सीटाडेल के ऊपर तुर्की के झंडे को किसी ने फहरा दिया, उनका कोई सपोर्टेड ग्रुप होगा। फिर उसके बाद जो सीरियन रेबेलियंस का झंडा है, जो बिल्कुल सीरिया जैसा ही लगता है, बस लाल की जगह हरा कलर है, उसको लहराया गया। अब किसी ने उस झंडे को भी उतार कर, जो तालिबान वाला झंडा है व्हाइट कलर का, वो सीटाडेल के ऊपर फहरा दिया है। और इन्हीं में शामिल है एक वो ग्रुप जो इजराइल के इशारों पर नाचता है। वो क्या करेगा? फिलहाल हामा सिटी पर पूरी तरीके से कब्जा होने के बाद वहां के एक एयरबेस पर इनका कब्जा हुआ, जहां पर इनके हाथ कई सारे फाइटर एयरक्राफ्ट भी लगे हैं। अब ये ठीक है, ठीक ठाक है, सही कंडीशन में है या नहीं, ये आने वाले वक्त में पता लगेगा। उधर गाजा के जबालिया कैंप से एक वीडियो आई है जिसमें इजराइल के टैंक और बुलडोजर को भंगार और उनके अंदर बैठे हुए जो ऑपरेटर्स हैं उनको कबाब बनाने की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं तो नहीं दिखा सकते, चाहिए हो तो इंस्टा पर मैं भेज सकता हूं। उधर मेरे दोस्तों ईरान से गैंग रेप की स्टोरी सामने आई है। ये स्टोरी कब की है ये तो नहीं पता, लेकिन इबरत के लिए बहुत बेहतरीन हो सकती है, इसलिए सुनकर जरूर जाना। ईरान के अंदर 7 लोगों को गैंग रेप के चार्जेस पर पकड़ा गया और शरिया लॉ के मुताबिक
उस लड़की को जिसके साथ इन्होंने गैंग रेप किया था उसको बुलाया गया और उसके सामने ये बात रखी गई कि अगर ये लड़की तुमको माफ़ कर दे तो तुम्हारी सज़ा माफ़ हो जाएगी, नहीं तो शरिया के अकॉर्डिंग तुमको मिलेगी सज़ाए मौत। उस लड़की ने रोते हुए कहा कि नहीं, मुझ पर जुल्म हुआ है, मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है, मैं इनको माफ़ नहीं करूँगी। तो क्या था, तमाम के तमाम को सूली पर लटकाने का हुक्म दे दिया गया। ये बलात्कारी बेचारे गलत देश में पैदा हो गए ना, इनको पता नहीं था कि एक इस्लामिक देश है और शरिया कानून के हिसाब से चलता है। नहीं, अगर हमारे देश में होते तो एक सड़ा हुआ समाज जो है वो आता, निकल कर मिठाइयाँ लाता, माला लाता, इनको पहनाता, इनकी पूजा करता, इनके पैर चाटता और इनको संस्कारी और पता नहीं क्या क्या अल्फाज बोले जाते हैं वो सब बोलकर सम्मानित करता। भारत में जो महिलाओं के खिलाफ आज इतने क्राइम्स होते हैं, एक से बढ़कर एक दरिंदगी की कहानी निकल कर सामने आती है, वो इन गोबरखोरों की वजह से ही तो आती है जो हमारे कमेंट सेक्शन में आके ज्ञान पेलते हैं। शर्म ही नहीं आती इनको। उधर जून के महीने में शायद आपको याद होगा, तब तो मेरा ये चैनल भी नहीं था और इतनी बड़ी ऑडियंस भी मेरे पास नहीं थी, तो पता नहीं आपको ये खबर मिली थी या नहीं, दोबारा बता देता हूँ। सिर्फ 4 कैदियों को, इन 4 जानवरों को छुड़वाने के लिए अमेरिका और इजराइल ने गाजा के अंदर कम से कम 200 बच्चों और औरतों का कत्लेआम किया था एक ही बार में, कुछ ही देर के अंदर अंदर। और अभी भी गाजा के अंदर 97 बचे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि 20 तारीख तक आज़ाद होने चाहिए सारे कैदी। तो एक खबर वायरल हो रही है कि ये प्लानिंग कर रहे हैं जून जैसा ही हमला करने का, एक ऑपरेशन करेंगे जिसमें कितने लोगों का कत्लेआम होगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन इस बार हमास ने एक्टिव होकर ये वार्निंग जारी कर दी है अमेरिका और इजराइल दोनों को कि अगर तुमने ऐसा कोई हमला करने की कोशिश की तो हमारे पास जितने भी कैदी हैं हम उन तमाम को मार डालेंगे। क्योंकि इजराइल और अमेरिका, जिनको पूरी दुनिया में कोई रोकने और टोकने वाला नहीं है इनके क्राइम्स के ऊपर, ये समझते हैं कि गाजा और फलस्तीन के जो लोग हैं वो कीड़े मकोड़े हैं। 4 यहूदियों को बचाने के लिए 200 को मार दो, 500 को मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई कहने सुनने वाला पूरी दुनिया में है ही नहीं। जो इनके अपने हैं यानी ये अरब के मुनाफिकीन, ये कुछ नहीं बोलते तो दुनिया में कोई और क्या ही आवाज़ उठाएगा। खैर, इस वीडियो फिलहाल इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।